दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है और यह खबर कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी अब जेल जाने वाले हैं। जी हां, आपने सही सुना। ईडी ने नेशनल हेराल्ड घोटाले मामले में अब चार्जशीट दाखिल कर दी है और ईडी की चार्जशीट में पहली बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम आया है। यह पहली बार है और इसीलिए कानून के जानकारों का कहना है कि अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जो शिकायतें हैं ईडी ने जो अपनी चार्जशीट में खुलासा किया है उसके तहत यह तय है। क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी ने घंटों पूछताछ की थी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी और वो सारी रिकॉर्डिंग अब कोर्ट में पेश होगी कि हमने जो इन दोनों से सवाल पूछे इन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। यानी इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कहां से आई, पैसे का लेन देन कैसे हुआ, इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। तो ईडी का कानून कहता है कि यदि आपको संतोषजनक सवाल नहीं मिलता जवाब कि प्रॉपर्टी कहां से आई, तो वो प्रॉपर्टी भी जब्त होगी और व्यक्ति को जेल होगी। तो निश्चित रूप से जो आरोप लगाए हैं वो आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ईडी का आरोप है कि एक कंपनी थी, वो कंपनी देश की आजादी के पहले देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने इस बात के लिए बनाई कि हमारा भी एक अखबार हो जिससे कि हम अपनी जो एक्टिविटी देश के अंदर कर रहे हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध उस समय लड़ाई चल रही थी, सन 1938 की बात है और अंग्रेजों को यहां से भगाने के लिए आंदोलन चल रहे थे पूरे देश में। तो अपनी आवाज देश में सब जगह पहुंचे, उसके लिए अखबार चलाने का तय हुआ। लोगों ने तय किया कि एक कंपनी बना ली जाए ताकि उसको कुछ लोग चंदा दें कंपनी को और उस कंपनी के जरिए फिर हम उस कंपनी बनाएंगे, एम्प्लॉय नौकरी पर रखेंगे और अखबार चलाएंगे। कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है गैर लाभकारी संगठन के रूप पर धारा 25 के तहत और उसमें लिखा है बाकायदा एक्ट में कि हम ये जो कंपनी बना रहे हैं इससे कोई लाभ नहीं लेंगे, समाज सेवा के लिए है। कंपनी बना दी गई नेहरू जी के द्वारा और अखबार शुरू किए गए 3 भाषाओं में, एक अंग्रेजी में जिसका नाम नेशनल हेराल्ड रखा गया, एक हिंदी में जिसका नवजीवन नाम रखा गया और एक उर्दू का अखबार था जिसको कौमी आवाज कहते थे। अखबार को पूरी तेजी के साथ पूरे देश में फैलाया गया और पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा बाकी जनता भी इन अखबारों को पढ़ती थी, क्योंकि इसके अंदर रोज की जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजों की जो अत्याचार थे उसके बारे में सारी जानकारी लिखी जाती थी। यह अखबार चलता रहा, लेकिन अचानक से 2008 से 2010 के बीच सोनिया गांधी जी जब सत्ता में पूरी पावर में थी, उस समय खबर आती है कि यह अखबार घाटे में हो गया, घाटा हो गया, 50 लाख इसके ऊपर कर्जा हो गया और अखबार एक दिन बंद हो जाता है। अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इतना महत्वपूर्ण अखबार 3 भाषाओं में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार खरीदते थे और कांग्रेस केंद्र में शासन करती है, कई राज्यों में सरकार है, उसके बाद भी घाटा हो गया और बंद हो गई। 50 लाख उस पर घाटा बताया गया। तो 2010 में कांग्रेस के ही लोग एक दूसरी कंपनी बनाते हैं, यंग इंडिया लिमिटेड। यंग इंडिया कंपनी बनाई गई, उसमें यह तय हुआ कि ये भाई जो लोन है, क्योंकि कांग्रेसियों ने अखबार शुरू किया था, नेहरू जी ने अखबार शुरू किया था, एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड वो घाटे में है और अखबार बंद हो गए हैं, चलिए इस कंपनी को लोन हम चुकता कर देते हैं। लोन चुकता के नाम पर कांग्रेस से लोन लिया था, कांग्रेस ने कांग्रेस को लोन दे दिया। यानी जो कंपनी बनाई गई यंग इंडिया लिमिटेड, आपको जान के आश्चर्य होगा, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, ये लोग थे और इन्होंने मिलकर के बनाई। और ये क्या कहते हैं कि साहब कांग्रेस का कर्जा हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का अखबार है, उस कर्जे को कांग्रेस पार्टी के ही ये जो कार्यकर्ता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इनके साथ मिलकर के यंग इंडिया कंपनी बनाई, ये 50 लाख रुपए पे कर देते हैं। क्या ड्रामा चल रहा है। कांग्रेस ने ही कांग्रेस को कर्जा दिया, कांग्रेस ने ही कांग्रेस का कर्जा उतार दिया और मालिकाना अधिकार का शेयर का जो हिस्सा है 38% सोनिया गांधी, 38% राहुल गांधी और 24% में मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज, 4 लोगों के नाम कंपनी के शेयर हो जाते हैं, बाकी सब जाओ भाड़ में। और यही खेल हुआ। उस समय अंदाजा लगाया गया कि 2010 से 12 के बीच जो आकलन है वो आकलन था कि उस समय देश के अंदर चंडीगढ़ के पास, आप सोचिए चंडीगढ़, दिल्ली में आईटीओ, लखनऊ में बहुत महत्वपूर्ण जगह और देश के अंदर मुंबई में 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का आकलन था, जिसके मालिक ये 4 लोग बन गए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 2 और।
वो दोनों एक्सपायर हो जाते हैं तो ये शेयर वाकई दूसरे जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास आ जाते हैं, यानी 100% आप सोचिए शेयर होल्डर हो गए। बाकी कहा यह जा रहा है ईडी के सूत्रों के द्वारा कि बाकी के जो 24% थे उसमें शेयर होल्डर कोई और कांग्रेसी भी रहे होंगे, लेकिन 76% जो शेयर होल्डर हैं वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तो भाई मालिक बन गया 50 लाख रुपए देकर, और आज की डेट में वो प्रॉपर्टी का रेट है 10,000 करोड़। इस पर कपिल सिब्बल सोनिया गांधी और राहुल गांधी के यूं तो बचाव में आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो बहुत खार खाए बैठे हैं सोनिया गांधी से। और आप देखिए इस समय वो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया और एएनआई के इंटरव्यू में जो उन्होंने सवाल उठाए, मेरा दावा है कि उन्हीं ने जो पॉइंट उठाया उससे सोनिया गांधी बुरी तरह फंस गई है। उन्होंने एक पॉइंट उठा दिया और उन्होंने एएनआई के पत्रकार से कहा कि ये जो संस्था थी ये तो धारा 25 में रजिस्टर थी, गैर लाभकारी थी, ये तो केस बनता ही नहीं है। बचाव कर रहे थे कि राहुल गांधी को और सोनिया को कपिल सिब्बल फंसा रहे थे, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि ये गैर लाभकारी थी और राहुल सोनिया ने कोई लाभ नहीं लिया। जबकि ईडी बता रही है कि जो देश के अंदर प्राइम लोकेशन पर बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें आईटीओ पर बनी हुई है हेराल्ड बिल्डिंग, ये सबसे हर महीने करोड़ों रुपए का किराया आ रहा है, और उस किराए का हकदार कौन है? वो कंपनी, और वो कंपनी यंग इंडिया कंपनी, जिसके मालिकाना अधिकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। कपिल सिब्बल कहते हैं कि शेयर होल्डर होने से कोई मालिक नहीं हो जाता। बिल्कुल ठीक है कपिल जी, आप बहुत बड़े जाने माने देश के वकील हैं, लेकिन ये भी जानते होंगे कि फिर लाभ का हिस्सा शेयर होल्डरों में उसी रेशो में बढ़ता है जितने जिसके पास शेयर हैं। मेरे पास, आपने उदाहरण दिया अडानी की कंपनी का मेरे पास शेयर है, अंबानी की कंपनी का मेरे पास शेयर है, तो मैं मालिक नहीं हो जाता। ठीक बात है कपिल जी, आप कपिल सिब्बल बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन मेरे पास अगर अडानी अंबानी के शेयर हैं, यदि मेरे पास 10% शेयर हैं किसी कंपनी के, तो कंपनी का एक साल का लाभ जो प्रॉफिट होगा उसके 10% का हिस्सा मुझे भी मिलेगा, मैं उस हिस्से का लाभदायक होऊंगा। तो आप कहते हैं लाभ नहीं लिया जाता, गैर लाभकारी नहीं है, यही तो घोटाला है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 76% शेयर हैं। इसका मतलब जो भी इन बिल्डिंगों का किराया करोड़ों अरबों में आया उसका शेयर बाकी को 24% और राहुल सोनिया के हिस्से में आया 76%। और यही है कि गैर लाभकारी एक्ट में आप कंपनी रजिस्टर कराते हैं और आप उससे लाभ कमा रहे हैं। ईडी ने इसीलिए केस दर्ज किया, सुब्रमण्यम स्वामी ने इसीलिए एफआईआर दर्ज कराई, इसीलिए ईडी ने जांच की, इसीलिए इनसे पूछताछ हुई, इसीलिए अब कोर्ट सम्मन देगा और अब चार्जशीट में नाम आया है। कपिल सिब्बल ने क्या कहा पहले आप खुद सुनिए। और ये बात आपको लोगों को जान लेनी चाहिए कि ये जो ईडी का जो पोजेशन का नोटिस आया है, इसके पीछे केवल एक ही भाव है कि किसी तरीके से ये जो संपत्ति है न्यूज़पेपर की, जो जिसमें कांग्रेस दफ्तर चल रहे हैं, वो सारी संपत्ति नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति है वो ले लें, ताकि इस दल को पैरालाइज किया जाए, कांग्रेस पार्टी को पैरालाइज किया जाए। कांग्रेस पार्टी के पास इतना साधन तो है नहीं जितना इनके पास है कि ये 5-5 स्टार होटल जैसी बिल्डिंग बनाते हैं, चाहे वो असम में हो चाहे दिल्ली में हो, 7 स्टार स्ट्रक्चर बनाते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा, वहाँ तो इनको कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन इनको तकलीफ़ ये है कि भाई कोई भी ऑपोजिशन इस देश में होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपनी मनमर्जी कहें तो हम एक लोकतंत्र देश हैं, कहने में तो हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, बट एक्चुअली आप फादर ऑफ डिक्टेटरशिप। कोई मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहाँ है? डेमोक्रेसी यहाँ अगर तानाशाही से, धक्केशाही से यही काम करने लगोगे तो फिर क्या होगा? अभी देखो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया गवर्नर के बारे। इनके गवर्नर क्या कर रहे थे? जो बिल पारित हो गए थे असेंबलीज में, उनको अपने पास रखे हुए थे, उन पे दस्तखत नहीं करते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कैसे हो सकता है। तो हर जगह इनका यही रवैया रहा है कि ऑपोजिशन स्टेट्स में सरकारें डिस्टेबलाइज करो, सरकारों चलने ना दो, जहाँ सरकारें चल रही हैं वहाँ इनके लोग खरीद लो, इनकी इलेक्टेड सरकारें गिरा दो। ये तो पहली बार हम देख रहे हैं 2014 के बाद के हिंदुस्तान में हो रहा है। हमने तो पहले कभी ऐसा देखा नहीं, कोई नॉर्म्स ही नहीं है। पार्लियामेंट के चलने में भी नॉर्म्स खत्म हो चुके हैं।
और जिस तरह जिस भाषा की ये इस्तेमाल करते हैं बाकी लोगों के लिए, और इनका केवल एक ही एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम एजेंडे के आधार पे ये अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं और ऑपोजिशन को ख़त्म करना चाहते हैं। आपको मालूम है कि अगर मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ तो मैं उस कंपनी का मालिक, उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बनता। अगर मैं किसी कंपनी का, कोई भी टाटा, अडानी की किसी कंपनी का, अंबानी की किसी कंपनी का अगर मैं शेयर होल्डर हो जाता हूँ तो मैं उस कंपनी का मालिक थोड़ी ना होता हूँ। वो तो कंपनी के जो भी संपत्ति है वो कंपनी की है, वो शेयर होल्डर की कभी नहीं होती। ये तो सुप्रीम कोर्ट का कानून है और ये इनको कानून इतना तो मालूम है। फिर भी इसके अलावा 2012 में ये इसकी शुरुआत हुई और 2025 में आप चाहते हैं कि सारी नेशनल हेरिटेज की प्रॉपर्टीज हम कब्जा कर लें उनके, तो जो भी वहाँ से कमाई होती है वो भी नहीं हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि इस देश में रूल ऑफ लॉ का मतलब ही नहीं है। पार्टी को नेशनल हेरिटेज की जो भी संपत्ति है सब हड़प करने का, यही तो इनका एजेंडा। और एजेंडा है क्या? क्योंकि ये तो सेक्शन 25 कंपनी है जो इन्होंने बनाई यंग इंडिया। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बैंक के एनपीएस होते हैं ना, करोड़ों के, लाखों करोड़ों के एनपीएस हुए ना पीछे, तो बैंक, हर एक बैंक सूट नहीं फाइल कर सकता कि उनके पास मतलब कि वो इतने वक्त से वेट नहीं करते कि मुझे 15 साल के बाद वो पैसा मिलेगा। तो बैंक क्या करता है, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है। अगर फॉर एग्जांपल लोन किसी का 100 करोड़ है तो बैंक कहता है कि मैं सूट नहीं फाइल करूंगा, आप इस लोन को मुझे आप 20 करोड़ दे दो, मैं उसी से खुश हूं, आप जो मर्जी करना करो। ठीक है ना? वो कोई धांधलेबाजी नहीं होती, क्योंकि बैंक को तो नुकसान हो गया ना। उन्होंने तो 80 करोड़ माफ कर दिया, 20 में अपना लोन दे दिया किसी को कि तुम अपनी जो भी रिकवर कर सकते हो करो। लेकिन लॉस तो बैंक का 80 करोड़ का हुआ ना, तो 80 करोड़ पे कोई एफआईआर होती है? तो ये कहते हैं कि 90 करोड़ का जो लोन था कांग्रेस पार्टी पे वो 50 लाख में खरीद लिया, तो ये एफआईआर हो गई। अरे भैया देखो, इसमें आरोपी कौन है? नेशनल हेरिटेज ने किसी ने कंप्लेन किया? किसी ने नहीं किया ना। किसी ने एफआईआर लगाई? इन लोगों ने किसी ने नहीं लगाई। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो नेशनल हेरिटेज के शेयर होल्डर नहीं है। हाँ, उनको तो नेशनल हेरिटेज कंप्लेन नहीं कर रहा, शेयर होल्डर्स ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि देश का बड़ा नुकसान हो गया, और नुकसान हो गया इसलिए उसमें फिर ईडी आ गई, उसमें फिर अपनी संपत्ति हड़प कर लो। ये किस किस्म के, ये क्या हो रहा है हमारे देश में? तो सुना आपने, जाने माने वकील कपिल सिब्बल जो दलीलें रख रहे हैं कि ये तो कोई गैर लाभकारी था, ये तो बनता ही नहीं है, ये तो फर्जी है, ये तो बीजेपी का ड्रामा है, फंसा रहे हैं। ये बहुत ही सातिर दिमाग इनका है और किस तरह से फंसाया आप देखिए। जबकि ईडी की जो चार्जशीट है उसमें आरोप लगाए गए कि एक तरफ तो लाभ लिया गया, दूसरा 18 करोड़ रुपए का फर्जी चंदा आया है, जिसमें ये नहीं बता रहे हैं कि ये चंदा कहां से आया है। 38 करोड़ रुपए का फर्जी एडवांस रेंट आया है, बिल्डिंगों का रेंट आया है, ये साफ बता रहा है। और 38 करोड़ रुपया कंपनी के खाते में आए जिसका कोई जवाब राहुल सोनिया ने नहीं दिया। 29 करोड़ रुपए के फर्जी विज्ञापन दिखाए गए, खर्चा दिखाया गया, जबकि विज्ञापन दिए ही नहीं गए। और इसीलिए ये घपला है, ये घोटाला है, और ये घोटाला अब कोर्ट में प्रूव होगा तो निश्चित रूप से मां बेटे दोनों जेल जाएंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने कपिल सिब्बल और कांग्रेसियों के बात का जवाब दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो बरगला रहे हैं ये सब का सब झूठ है। ये तो एफआईआर जो दर्ज हुई है, केस जो दर्ज हुआ है, वो तब हुआ जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी 2012 में। मोदी सरकार आई है 2014 में। इस केस का बाद में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये बात अलग है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त है और मां बेटे दोनों, सोनिया गांधी और राहुल, दोनों जेल जाने वाले हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा, आप सुनिए। नेशनल हेराल्ड केस में आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में
इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी, जो किसी के द्वारा समझ में आने वाली बात नहीं है। तीसरी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसमें 76% शेयर सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी के पास थे। मतलब राजनीतिक दृष्टि से बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि 2/3 से अधिक सिर्फ आपके पास रहेगा और बाकी किसी के पास नहीं। और मजे की बात यह है कि बाद में ये ने तय किया कि प्रकाशन बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी के बिजनेस में काम करेंगे। ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। मैं कांग्रेस पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं कि पंडित नेहरू के द्वारा स्थापित थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा एजेएल एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड स्थापित की गई थी। तमाम तो लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी कि शेयर धारकों के पास शेयर थे उस जमाने के और उनसे पूछे बगैर यह दे दिया गया। तो यह गंभीर तकनीकी प्रश्न था। जहां तक मुझे ध्यान है तो शायद ये शांति भूषण जी ने भी इस विषय के ऊपर कहा था कि उनके पास भी कोई शेयर थे। खैर वो विषय अलग। मैं एक नैतिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कांग्रेस के लगातार 5-6 दशक तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्थापित ये तीनों अखबार इस कदर घाटे में कैसे चले गए कि वो बंद हो गए। कांग्रेस सरकारों ने उन्हें कोई सपोर्ट नहीं किया। बाकी तो छोड़िए, क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सपोर्ट नहीं किया? अगर केवल कांग्रेस के 10% कार्यकर्ता भी नवजीवन, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज खरीदते रहते तो उनके बंद होने की नौबत नहीं आ सकती थी और 90 करोड़ का घाटा तो 10 साल के अंदर चुटकी बजाते हुए पूरा हो जाता। तो कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन, कि उर्दू में कौमी आवाज को भी आपको ग्राहक नहीं मिल रहे थे। ये तो दिखाई पड़ रहा है कि लगता कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ही आस्था उनके इस जो दावे है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कांग्रेस का भावनात्मक लगाव था, ये भावनात्मक लगाव कितना यथार्थ था ये इसका प्रमाण दे रहा है। या फिर लगाव उसकी संपत्ति से था, ना कि उसकी भावना से। इसलिए नैतिक और तकनीकी दोनों आधारों के ऊपर कांग्रेस के यह दावे बहुत खोखले, आधारहीन और दुर्भावना से प्रेरित तथा जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने के विचार से प्रेरित दिखाई पड़ते हैं। तो सुना आपने, भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी साफ साफ कह रहे हैं कि ये दोनों ने घपला किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा। तो अब निश्चित रूप से दोनों को जेल होगी और पूरे देश के अंदर कांग्रेसी धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं जो केवल एक दबाव की पॉलिटिक्स करने की कोशिश है, लेकिन बचाव इसमें हो नहीं सकता है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या कोर्ट से इनको जेल हो पाएगी, जबकि इनके पास अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे वकील और हमारे कोर्ट का रवैया जो हमने देखा है कि राहुल गांधी को सजा बुल जाती है मोदी के अपमान के नाम पर, मोदी जो सरनेम का अपमान था, और उसके बावजूद आप देखिए कि सजा बुल गई लेकिन उसके इंप्लीमेंट पर रोक लगा देता है सुप्रीम कोर्ट। आज वही सुप्रीम कोर्ट अभी तो दूर है, अभी तो राउज एवेन्यू कोर्ट में केस चलेगा। मुझे तो नहीं लगता है कि इनमें से दोनों का बाल भी बांका कोई ये न्यायपालिका कर पाएगी। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वंदे मातरम।